हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 12 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज पब्लिश हुई हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो जो आपका टॉपिक नंबर 1 है सैंड माइनिंग के ऊपर, इस पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको अच्छे से इस पर तैयारी होनी चाहिए। सो बिना देरी किए हुए लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट बिहार गवर्नमेंट बैन्स सैंड माइनिंग नियर द रिवर ब्रिजेज। प्रीलिम्स के लिए आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो ये कि बिहार के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो ये जो बिहार गवर्नमेंट का फैसला है टू बैन सैंड माइनिंग नियर रिवर ब्रिजेस, इट हैज बीन डन सो दैट जो इलीगल सैंड माइनिंग होती है उसको चेक किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके, दैट थ्रेटन्स द ब्रिजेज इन द रिवर्स। So mining not only diverted the water flow, it has also threatened the foundation of the bridges। भाई साहब, ये जो ब्रिजेज रिवर के नीचे तक बनाई जाती है, जो रिवर के ऊपर ब्रिजेज बनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं वाटर में ही तो इनके पिलर एसोसिएटेड रहते हैं। और अगर यहाँ माइनिंग कंटिन्यूसली होती रही तो कहीं ना कहीं जो ब्रिजेज के जो आपके फाउंडेशन है वो कमजोर हो जाएंगी ना। दैट्स वो फैसला लिया गया है। बात इंपॉर्टेंट है आपको सैंड के बारे में जानना, क्योंकि सैंड के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो सैंड की अगर बात करें तो ये माइनर मिनरल है एंड इट कम्स अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। और देयरफॉर सैंड माइनिंग रेगुलेट किए जाते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए कि सैंड माइनिंग का जो रेगुलेशन है, मॉनिटरिंग है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। और अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग की, तो आप समझ सकते हो सप्लाई डिमांड मैच मिसमैच। यानी कि आप देखो यहाँ पर तो इंडिया का जो एनुअल यूज है कंस्ट्रक्शन सैंड का वो ट्रिपल डाउन हो गया है, 3 गुना हो गया है सिंस 2000, which has led sand prices to increase by 150 to 200% in the 2 years। तो जब इतनी ज्यादा रिम्यूनरेटिव प्राइसेस होंगी, ऑल बिकॉज की इसकी जो डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, तो जो सैंड माफिया है उसके लिए तो रियलाइबल कंडीशन होगा फॉर देयर ग्रोथ, है ना। वो क्या करेंगे, इलीगल सैंड माइनिंग करेंगे और मार्केट में हायर प्राइसेस में बेचेंगे, और इससे उनको काफी ज्यादा मुनाफा होता है। सो अलोंग विद जो अन्य रीजन हो सकते हैं, इनएफेक्टिव पॉलिसी एंड लैक्सडुअल अप्रोच, यानी कि लैक्स अप्रोच कह सकते हो, वीक इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी कह सकते हो ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। Along with there is also one of the reason, that is nexus between mining companies, bureaucracy and law enforcement agencies। तो स्टेप्स क्या लिए गए हैं टू प्रमोट सस्टेनेबल माइनिंग, तो आप देख सकते हो इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस लाई गई थी फॉर सैंड माइनिंग इन 2020, व्हिच वाज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Along with we have प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। Along with we have माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम, जिसके तहत स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टू चेक इलीगल माइनिंग। Along with we have alternatives to sand like fly ash, use of slag, पावर्ड ग्लास, पावर्ड नहीं पाउडर्ड ग्लास, इन सबको बेसिकली अल्टरनेटिव्स ऑफ सैंड के रूप में यूज किए जा रहे हैं। हालांकि अभी उतना बिग लेवल पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होते हैं अगर इलीगल सैंड माइनिंग होता है। तो सबसे पहले आप ये ऑर्डर देख लो, हाँ कितने ज्यादा डाइवर्स इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो आपका रिलेटेड इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल फिशरीज उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करती है, उनके लिए एक प्रकार से हैबिटेट का काम करती है। अगर बार बार वहां डिस्टर्बेंस होता है तो कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम प्रभावित होते हैं। Along with we have land losses, यानी कि both inland and coastal लैंड फॉर्म्स का इरोजन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग। Along with हाइड्रोलॉजिकल फ्लक्चुएशन या हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन में भी कुछ इफेक्शन देखने को मिलती है, यानी कि इससे आपका चेंज इन वाटर फ्लोज, फ्लड रेगुलेशन में डिस्टर्बेंसेस आती है, मेराइन करेंट्स में बेसिकली इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलती है। Along with वाटर सप्लाई पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। कैसे, तो जो वाटर टेबल जो है वो बेसिकली सैंड माइनिंग करने से आपका लोअर हो जाते हैं। Along with the pollution is also there। और फिर देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डैमेज टू ब्रिजेज, रिवर एम्बैंकमेंट्स एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का भी डैमेज हो सकता है। और क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट कैसे होगा, तो देख सकते हो डायरेक्टली थ्रू ट्रांसपोर्ट इमिशन, है ना। जितना ज्यादा सैंड माइनिंग होगा तो उतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके कारण पॉल्यूशन, है ना। तो आप देख सकते हैं along with सीमेंट प्रोडक्शन,
तो ये सब आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो क्लाइमेट पर देता है। अलॉन्ग विथ लैंडस्केप में आप देखो कोस्टल इरोजन, चेंजेस इन डेल्टाइक स्ट्रक्चर, क्वेरीज, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स और फिर एक्सट्रीम इवेंट्स को भी ये बेसिकली बुलावा देते हैं। कैसे, तो आप देख सकते हो इट विल लीड टू डिक्लाइन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम इवेंट, चाहे वो फ्लड हो, ड्राउट हो, स्टॉर्म सर्ज हो। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट है। आपको ये इम्पैक्ट बेसिकली अगर सेग्रीगेट करके लिखते हो तो डेफिनेटली जो आपके आंसर राइटिंग है उसमें काफी ज्यादा एक प्रकार से हाईलाइट देखने को मिलेगा, आकर्षण देखने को मिलेगा। अगर आप इसको सेग्रीगेट करके लिखते हैं तो जो राइट आंसर चेकर है उसको भी प्रसन्नता आएंगी। तो बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया बिहार के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है, बॉर्डरिंग स्टेट्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अलोंग विथ जो आपके सैंड की जो मिनरल स्टेटस है ये पता होनी चाहिए कि सैंड एक माइनर मिनरल है और बेसिकली ये रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, ये आप याद रखना है आपको, है ना। और जो आपके काउजेज हैं और स्टेप्स जो लिए गए हैं ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो इम्पैक्ट है ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इट इज अबाउट गवर्नमेंट टू अपॉइंट मेटल रिसाइकलिंग अथॉरिटी बाय जून 2021। तो बेसिकली ये जो मेटल रिसाइकलिंग अथॉरिटी निर्माण करने की बात गवर्नमेंट कर रही है, इट विल प्रमोट ऑर्गेनाइज्ड रिसाइकलिंग ऑफ की नॉन फेरस मेटल्स। अब की नॉन फेरस मेटल में क्या हो गया, वैसे मेटल्स जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होते हैं उसे आप नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, जिंक हो गए, लीड हो गए। व्हाई government is planning to create a recycling authority because of their wide spread applications across various sectors, चाहे वो ऑटोमेटिव हो, पावर हो, तो इन सब से अगर बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिसाइकल होंगे, तो जो हमारी डिमांड है मिनरल्स की, न्यू माइनिंग का डिमांड कम होगा और रिसाइकलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अलोंग विथ जो आप देख सकते हो ये जो अथॉरिटी बनाई जाएंगी, इट विल ओवरसी फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन अलोंग विथ प्रोसेस स्टैंडर्ड जो रिसाइकलिंग के लिए अपनाई जानी है। और नीति आयोग के रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार जो मेटल रिसाइकलिंग रेट है भारत में, आप देख सकते हो वेल बिलो ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का जो रेट है जो भी है उससे तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोअर रेट भारत में मेटल रिसाइकलिंग का है और मोस्टली कंडक्टेड इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो दो चैलेंज आ गई मेटल रिसाइकलिंग की, एक तो मोस्टली कंडक्टेड इन इनफॉर्मल सेक्टर और दूसरी बात की जो आपका मेटल रिसाइकलिंग रेट है वो वेल बिलो है ग्लोबल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। तो चैलेंजेस क्या फेस किए जाते हैं रिसाइकलिंग के लिए, तो आप देखो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज रिकवरी मैकेनिज्म, यानी कि ये जो आपका एक बार मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डिफरेंट लोकेशंस में, फिर इसको रिकॉल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ऑर्गेनाइज रिकवरी तो और ज्यादा मुश्किल होती है। along with lack of a standardization of the recycled products, along with जो स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए रिसाइकलिंग के लिए उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलती है। तो अगर रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाता है तो इससे क्या लाभ होंगे, तो सोशल बेनिफिट होगा। सोशल बेनिफिट ये कि जो मेटल एक्सट्रैक्शंस हैं वो बेसिकली आपको have contributed to conflict due to displacement, यानी कि समझिए कि जो मेटल एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं वो आप कहाँ से होते हैं, बिलो द लैंड, और जब बिलो द लैंड होते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया को डिमार्केट किया जाता है, उसके बाद कंपनी वहाँ आती है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन होता है लोगों का, उनकी जो लाइवलीहुड है वो छीनी चली जाती है along with pollution and other problem। तो इसके कारण क्या होगा आपका, अगर ये रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मेटल एक्सट्रैक्शन में कमी आएगी और अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट की जो प्रक्रिया है लोगों की वो कम होगी और कन्फ्लिक्ट कम होगा, लॉस ऑफ लाइवलीहुड कम होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं सोशल बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगी। along with reduced pressures from mining will also help to reduce ecological degradation। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आएंगी। क्या है आपका, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एलो अगर बात करें तो इंडिया कुड सेव अप टू 60,855 मिलियन, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जा रही है। अन्य सेक्टर में अगर एडिशन किया जाए तो ये जो सेविंग है और ज्यादा बढ़ेंगी। फिर वी हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल, कैसे, तो बाय सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, इनोवेशन इन रिसाइकलिंग, है ना, क्योंकि जब ये रिसाइकलिंग प्रक्रिया मोटिवेट होंगी, इनोवेट होंगी तो डेफिनेटली नए नए इंडस्ट्री रिसाइकलिंग वाले आ जाएंगे। एक पहले इकोसिस्टम तो बने रिसाइकलिंग का, तब अपने आप कंपनियां आनी शुरू हो जाती है।
रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने नेशनल नॉन फेरस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया था विथ ए फोकस ऑन रेगुलेटिंग स्क्रैप कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड डिसमेंटलिंग यूनिट्स। तो बात करते हैं क्या याद रखना है आपको प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो ये अभी गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी मेटल रिसाइकलिंग अथॉरिटी को। तो जब भी ये अपॉइंट करे, जब भी ये न्यूज में आए, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये अथॉरिटी अपॉइंट की जाएंगी, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएंगी, क्या कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स 4-5 पॉइंट आपको ये पता होने चाहिए। बाकी ये जो बेनिफिट है रिसाइकलिंग के, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए मैंने जितना आपको बताया उतना आपको ध्यान में रखना है। अगर खबर आती है तो आप पैनी नजर जरूर रखें। Let's move to the next article. It is about Fugaku, world's most powerful supercomputer is ready for use. तो Fugaku, सबसे पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए यही याद रखनी है कि Fugaku एक सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ डेवलप की गई है? जापान में। तो ये जो जापान की Fugaku एक सुपर कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं स्पीड जो है इसका 415.53 पेटाफ्लॉप है। And now it has become world's fastest supercomputer, surpassing China's Shenhua ताइहू लाइट। यानी कि इससे पहले चाइना ने ऑलरेडी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप कर लिया था, अब जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट पूरे विश्व में हो गया है। और अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर ही होंगे, लेकिन कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगा एज कम्पेयर टू जनरल पर्पज कंप्यूटर। और इस परफॉर्मेंस जो है मेजर किए जाते हैं फ्लॉप्स में, FLOPS में। और बेसिकली अगर हम देखें ऑर्डिनरी कंप्यूटर की, तो ऑर्डिनरी कंप्यूटर डज वन थिंग एट ए टाइम, है ना, एक बार एक चीज करता है। सो इट डज थिंग्स इन ए डिस्टिंक्ट सीरीज ऑफ ऑपरेशन, है ना। तो सीरियल प्रोसेसिंग, पहले ये किया, उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर ये किया, है ना। तो वन थिंग एट ए टाइम। लेकिन सुपर कंप्यूटर एक प्रकार से मान लो ये जो आपका रोबोट 2 या रोबोट जो आपने मूवी देखा होगा, उसको आप समझ लो कि एक ही साथ में मल्टीपल फंक्शन कर सकता है ना। तो सुपर कंप्यूटर वर्क्स मच मोर क्विकली बाय स्प्लिटिंग प्रॉब्लम्स इनटू पीसेस एंड वर्किंग ऑन मेनी पीसेस एट वंस, है ना, विच इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। एक ही साथ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर मल्टीपल प्रोसेसिंग एट सिंगल टाइम। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर वर्सेस ऑर्डिनरी कंप्यूटर का बीच डिफरेंशिएशन हो गया। और अगर हम एप्लीकेशन बात करें, तो एप्लीकेशन कहीं पर भी हो सकती है। क्लाइमेट मॉडलिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस एप्लीकेशन, सिस्मिक एनालिसिस, डेटा सिमुलेशन। और अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर एप्लीकेशन के बारे में आती है, तो आंख बंद करके आप ऑल ऑफ द एबव लगा देना, ये कोई आपको आंसर गलत नहीं होंगे। बात करते हैं स्टेटस ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो भारत का पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। और बेसिकली परम सिद्धि इंडिया की फिलहाल फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो पहला था परम 8000 और परम सिद्धि फिलहाल इंडिया की फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी लॉन्च की गई थी। और क्या है इस मिशन के तहत? तो इट एम्स एट एस्टेब्लिशिंग सुपर कंप्यूटर फैसिलिटीज अक्रॉस 70 नेशनल R&D इंस्टीट्यूशंस, और उसको कनेक्ट करना होगा ऑन टू ए नेशनल नॉलेज नेटवर्क। और आप देख सकते हो अदर सुपर कंप्यूटर जो अभी इंस्टॉल किए गए हैं अंडर दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो परम शिवा है, परम शक्ति है, परम ब्रह्मा है। और अगर हम बात करें फ्लॉप्स पर, यानी कि फ्लॉप जो इस पर सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी काम करती है, तो आप देख सकते हो फ्लॉप का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, है ना। तो ये कॉमन बेंचमार्क मेजरमेंट कह सकते हो विच रेट्स द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो मेगा फ्लॉप है वो इक्वल टू 1 मिलियन फ्लॉप, गीगा फ्लॉप है इज इक्वल टू 1 बिलियन फ्लॉप, टेरा फ्लॉप है इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन फ्लॉप, और पेटा फ्लॉप है कैन बी मेजर्ड एज 1000 टेरा फ्लॉप। तो ये कुछ बेसिक है, आपको ये याद रखना है। फ्लॉप्स इज समथिंग विच बेसिकली मेजर्स द स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, ये याद रखना। या फिर ये भी याद रख सकते हो इट इज एसोसिएटेड विद माइक्रो प्रोसेसर्स या फिर सुपर कंप्यूटर्स, ये बात याद रखनी। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखने हैं कि फुगाकू ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, और ये चाइना के सुपर कंप्यूटर को भी इन्होंने पीछे कर दिया है। हाँ, चाइना के सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखना है क्योंकि ये भी न्यूज में रहा है, तो ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो चाइना का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? शेनवे ताइहू लाइट, ये याद रखना है। और मैंने बोला थोड़ा सा डिफरेंसेस ऑर्डिनरी कंप्यूटर वर्सेस सुपर कंप्यूटर के बीच क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गवर्नमेंट फंडेड सोलर प्रोजेक्ट टू बाय मॉड्यूल्स ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड लोकल मैन्युफैक्चरर्स।
तो क्या कंटेक्स्ट है आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अप्रूव्ड लिस्ट जारी कर दिया है ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर पीवी सेल्स, पीवी यानी कि फोटोवोल्टिक सेल्स एंड मॉड्यूल्स फॉर द सेम। और इससे पहले गवर्नमेंट ने बेसिकली आपको भी पता होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर दी थी ऑन इम्पोर्टेड सोलर मॉड्यूल्स ऑफ 40% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, है ना। तो आप समझ सकते हो ये जो सोलर मॉड्यूल्स थे इसके ऊपर 40% कस्टम ड्यूटी और ये जो आपके सोलर सेल्स थे इसके ऊपर 25% आपका कस्टम ड्यूटी लगा दी गई थी। तो ये जो एबव स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, इट इज नथिंग बट टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बाय मेकिंग डोमेस्टिक मॉड्यूल्स कम्पिटिटिव विद द इम्पोर्टेड वन। अगर हम बात करें इंडिया की करंट एवरेज एनुअल कैपेसिटी तो इट लैग्स फार बिहाइंड इट्स डिमांड डेफिनेटली, है ना, फॉर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। और देख सकते हैं नियरली 80% ऑफ द इनपुट्स एंड कंपोनेंट कहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं, चाइना। तो फायदा किसको मिल रहा है, चाइना को। फायदा करवाना किसको, इंडियन को, इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो इसके लिए ये सब इनिशिएटिव लेने ही पड़ेंगे। along with issues in scaling up of domestic production, तो आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इट इज ए टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव एंड इंडिया लेक्स टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इन सिलिकॉन एंड इंगोट प्रोडक्शन। उसके बाद आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी सीज अपग्रेड्स एवरी 8 to 10 मंथ, बिल्कुल सही। और इट डिमांड्स ए मल्टी टायर्ड वर्क फोर्स विद स्पेशलाइज्ड स्किल सेट। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं इश्यूज है। दिस रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल सेट, दिस रिक्वायर्ड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एवरी 8 to 10 मंथ। तो डेफिनेटली ये सब कुछ चैलेंजेस होते हैं। क्या भारत इन चैलेंजेस को डील करने के लिए तैयार है? और अगर तैयार है तो डेफिनेटली वो इस सेक्टर में अच्छा काम कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। अगर अदर स्टेप टेकन टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो आप देख सकते हो मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम है फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अलोंग विथ वी हैव प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, जिसके बारे में हमने बात किया था, वो एक्सटेंड किया गया है सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स के लिए। अलोंग विथ मैंडेटिंग द यूज ऑफ सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस अंडर डिफरेंट स्कीम, जैसे पीएम कुसुम हो गए, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम हो गए, या फिर कुछ अन्य प्रोग्राम जो चल रहे हैं। बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको याद ये रखना है कि ये जो आपका हाँ ये आपका याद रखना है कि सोलर पीवी सेल्स है वो मेजॉरिटली हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन से देश से करते हैं, चाइना से करते हैं। बाकी ये जो आपका इश्यू है ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए सच यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं निकाले जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इट इज अबाउट 17 स्टेट्स सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली क्या देख सकते हैं आप, टोटल में से 17 स्टेट ने वन नेशन वन राशन कार्ड के स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है और उत्तराखंड नाउ द लेटेस्ट स्टेट टू कंप्लीट दिस रिफॉर्म। और ये जो स्टेट्स हैं विच इज कंप्लीटिंग वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म, अब इनको एडिशनल बोरोइंग जो है ऑफ 0.25% ऑफ देयर जीएसडीपी, है ना, तो वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मतलब एक कंडीशन रखी गई थी कि अगर आप वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अपने राज्य में अडॉप्ट करते हो तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट दी जाएंगे, जिसके तहत एक बेनिफिट ये भी थी कि एडिशनल बोरिंग आप कर सकते हो अपने जीएसडीपी का 0.2% शेयर, है ना। और टू मीट मल्टीपल चैलेंजेज विच वाज पोज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, सेंटर ने आपको पता है मई 2020 में बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट्स को बढ़ा दिया था बाय 2% ऑफ देयर जीएसडीपी फॉर 2020-21। आपको ही पता है ये काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगी, तभी जाके ये जो है स्टेट बोरोइंग जो है वो कर सकती है। और आप देख सकते हैं ये जो 2% इनहांस की थी बोरोइंग पावर की सेंटर ने स्टेट के लिए, 1% ऑफ दिस इज सब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 स्टेट लेवल रिफॉर्म्स। और ये 4 स्टेट लेवल रिफॉर्म जो 1% ऑफ बोरोइंग में खर्च किए जाएंगे, आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम हो गए, एलोंग विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म में खर्चे किए जाएंगे, एलोंग विद अर्बन लोकल बॉडी या यूटिलिटी रिफॉर्म्स में खर्चे किए जाएंगे, एज वेल एज पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में भी खर्चे किए जाएंगे। तो आप देख सकते हो अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड क्या होते हैं, तो जो बेनिफिशियरीज है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, वो जो है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स बाय कर सकते हैं फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस द कंट्री यूजिंग द एग्जिस्टेंस या फिर सेम राशन कार्ड दैट इज
आधार लिंक्ड। सिंपल की भाषा कहे तो अगर आप वन राज्य लेट से स्टेट ए में रहते हो और स्टेट ए के निवासी हो और यहाँ पर आपका वो जो पीडीएस सिस्टम से आप बेनिफिट उठाते हो, लेकिन कुछ कारणवश लेट से एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आप स्टेट बी में शिफ्ट हो जाते हो और यहाँ पर आपको बेसिकली पीडीएस सिस्टम है, लेकिन पहले क्या होती थी, आप बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते थे, जो सब्सिडाइज फूड है वो अवेल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो वन नेशन वन कार्ड राशन स्कीम आ जाएगी तो आप दूसरे राज्य में भी, जिस भी राज्य में आप हो, जहां पर भी हो, वहां आप ये जो बेनिफिट्स है पीडीएस सिस्टम के तहत वो अवेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। तो ये कुछ आपके इनिशियल स्टेप्स हैं, आपने देखा। और अंडर प्रेजेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं कैन बाय फूड ग्रेन्स ओनली फ्रॉम फूड फेयर प्राइस शॉप्स, है ना, जो असाइंड होते हैं लोकेलिटी में, आपने भी देखा ही होगा। और अगर हम बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड की, तो आधार सीडिंग of all ration card and biometric authentication of beneficiaries through automated of all FPS with installation of electronic plant of sale devices and system। तो सीधा सीधी बात ये कहना है कि वन राशन वन नेशन कार्ड के तहत आपको बेनिफिट उठाने हैं तो आधार लिंकिंग जरूरी होगी। आप अपने लोकेलिटी में अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो तो उसके लिए आधार लिंकिंग जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे राज्य में आप बेनिफिशियरी बनकर जाते हैं और वहां पर आपको लाभ उठानी है तो आपको ये आधार लिंकिंग जरूरी होगी। इट ऑल्सो इनेबल्स स्टेट टू बेटर टारगेटिंग बेनिफिशियरी, एलिमिनेट बोगस कार्ड होल्डर रिजल्टिंग इन इनहांस्ड वेलफेयर। और अब बात करते हैं ये जो शॉर्ट टर्म न्यूज है उनके बारे में। द फर्स्ट वन इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021। क्या है ये, क्या कंटेक्स्ट है बेसिकली, तो राज्यसभा ने इस बिल को पास किया है। अर्लियर इट वाज पास बाय द लोकसभा। तो बेसिकली ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन बिल 2021 लाई गई है, इट सीक्स टू अमेंड द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। और बेसिकली इसके तहत बेसिकली प्रोविजंस है टू डील विद द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और बेसिकली इट आल्सो डिफाइंस लॉ फॉर कंडक्टिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो की अमेंडमेंट की बात करें तो देख सकते हो, स्टे ऑन आर्बिट्रेशन अवार्ड बोला गया है प्रोवाइड की जा सकती है अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि रेलेवेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और मेकिंग ऑफ अवार्ड वो अफेक्ट हुए हैं फ्रॉड और करप्शन के कारण। उसके बाद आप देख सकते हो जो अन्य अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्रीडिटेशन नॉर्म फॉर आर्बिट्रेटर वो डिटरमाइन होंगे, है ना, अंडर द रेगुलेशंस। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप? तो बेसिकली इंडिया ने लाउडेड किया है, इंडिया हैज लाउडेड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन फॉर काउंटरिंग टेररिज्म। तो अगर हम बात करें ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, 57 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, एशिया से। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया तो मेंबर नहीं ही है। तो जो ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंजॉय इक्वल स्टेटस एंड डिसीजन आर टेकन बाय कंसेंसस, लेकिन डिसीजन लीगली बाइंडिंग नहीं होते, ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए। इट्स एक्टिविटी कवर 3 एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, जैसे पॉलिटिको मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, और जो लास्ट है आपका द ह्यूमन। द नेक्स्ट इज अबाउट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सिंपली ये आरबीआई का टूल है, सीधा सीधे आपको ये याद रखना है। एक प्रकार से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उन बैंकों के ऊपर लगाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा अगर वो बैंक या फिर आरआरबी लेट्स से कि जो उसकी वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है ना, तो आगे चलकर वो बेसिकली बैंकरप्ट हो सकता है, आगे चलकर उसकी जो एसेट है वो बेसिकली एनपीए हो सकती है। तो ऐसा होने से पहले ही आरबीआई क्या करते हैं, बैंकों के ऊपर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगा दिए जाते हैं। तो रिसेंटली आईडीबीआई बैंक को अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से निकाल दिया गया है। अब सिर्फ 3 बैंक जिसमें आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत है। तो हमने बात की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक फ्रेमवर्क कह सकते हो जिसके तहत बैंक जिनके वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है उसको वॉच रखा जाए, उस पर निगरानी रखी जाती है बाय द आरबीआई। एंड बेसिकली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है वो बैंक को रिस्की के कैटेगरी में देखती है इफ दे स्लिप बिलो सर्टेन नॉर्म्स ऑन 3 पार्टनर्स। आप देख सकते हो कौन कौन से ग्राउंड पर ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जज किया जाता है बैंकों का। तो कैपिटल रेशियो देखा जाता है, एसेट क्वालिटी देखा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाता है ना। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अगर किसी बैंक के ऊपर लगा दिए गए तो आरबीआई जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ब्रांच एक्सपेंशन या फिर मैनेजमेंट कंपनसेशन। The next article is about a special purpose acquisition companies or SPACs।
तो क्या है ये? तो एज पर रिसेंट रिपोर्ट सेबी यानी कि आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया माइट फैसिलिटेट कि वो लॉन्च करे स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज को भारत में। तो अगर हम बात करें स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है ये जो है लिस्टेड सेल कंपनीज होंगी जिनको क्रिएट किया जाएगा विद द सोल पर्पज कि वो एक्वायर करे अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज को, उसके बाद वो मर्ज हो जाए विद द लाटर। तो जो SPACs होंगे यानी कि स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी डोंट हैव बिजनेस ऑपरेशन ऑफ देयर ओन। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल रेज करेंगी कैसे? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इश्यू करके टू एक्वायर प्राइवेट कंपनीज लेटर ऑन। उसके बाद देख सकते हैं SPAs आर करंटली नॉट अलाउड टू रेज कैपिटल थ्रू IPO इन इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। These are also called blank check companies, है ना? Why? Because SPAC investors have no idea about where and how their capital will be utilized. तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। SPAs को आप ब्लैंक चेक कंपनी कहते हो, और ये भी याद रखना है कि SPACs आर करंटली नॉट अलाउड टू रेज कैपिटल थ्रू IPO इन इंडिया। बात करते हैं ड्रोन यूज परमिशन टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो क्या है आपका ये ड्रोन यूज परमिशन टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है हैज ग्रांटेड ए कंडीशनल एग्जेम्पशन टू IISR Lucknow for conducting trials to evaluate drone spraying solution for controlling pest and diseases of sugarcane crop, है ना? तो अगर हम बात करें इससे पहले भी सिमिलर एग्जाम्पशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा दी गई थी टू यूज ड्रोन फॉर रिमोट सेंसिंग डाटा कलेक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और 2018 में आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रेगुलेशंस फॉर ड्रोन्स रिलीज किया था फॉर कमर्शियल यूजेज ऑफ ड्रोन, अंडर विच एयर स्पेस जो है उसको पार्टीशन किए गए थे। रेड जोन में जहां पर फ्लाइंग नॉट परमिटेड है, येलो जोन में जहां पर कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, ग्रीन जोन में जहां पर ऑटोमेटिक परमिशन हो जाती है। द लास्ट आर्टिकल इज अबाउट SERB यानी कि प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट, SERB प्रिज्म, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली ई प्लेटफॉर्म है दैट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल प्रोजेक्ट्स व्हिच हैज बीन सेक्शनड बाय SERB यानी कि फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स, जिसमें आपका फंडिंग डिटेल्स मौजूद होंगे, स्टेटस क्या है, रिसेंट समरी क्या है, रिसर्च समरी क्या है, इन सब के बारे में डिटेल आपको मिल जाएंगी। इट विल हेल्प, कैसे मदद करेगा? तो देख सकते हो टू फोर्स स्ट्रॉन्गर साइंटिस्ट कोऑपरेशन एंड साइंस सोसाइटी कनेक्शन। रिसर्चर्स जो होंगे वो रिसर्च स्टूडेंट्स को भी देख सकेंगे, ऑल्सो वो कटिंग इन साइंस के बारे में जान सकेंगे, लोकेट कर सकेंगे क्रिटिकल इक्विपमेंट को इन देयर विसिनिटी एंड हेल्प सीक कोलैबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन। तो ये जो लॉन्च की गई है आप देख सकते हो साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड के द्वारा, जिसको हमने SERB कहा है, विच इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी, किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की आर्टिकल, होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।